आज हम बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट की, जिसका नाम है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। जैसे मैंने चैनल की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस चैनल पर हम दो सब्जेक्ट को डील करेंगे, पहला अनाटमी, दूसरा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स देखे थे वो सारे ही अनाटमी के थे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, जिसका नाम है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड डिस्टरबेंस। ठीक है, ये मेडिकल सर्जिकल में बहुत ही कॉमन टॉपिक है, इस पे हम बात करते हैं। आज सिर्फ इसके बारे में बेसिक्स बात करेंगे कि जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, फ्लूइड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। ठीक है, जैसे जैसे आती हुई वीडियोस में हम इसके जो मेन टॉपिक्स हैं उस पर बात करते चलेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस का। डिस्ट्रीब्यूशन हम बाद में देखेंगे, पहले बैलेंस देख लेते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन है, बस डिस्कस कर रहा हूँ बैलेंस के बारे में, बाकी तो मेन आज बात करेंगे फ्लूइड के बारे में। ठीक है, जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक मतलब कि ऐसी प्रोसेस जिसके बारे में हम कोई प्रिडिक्शन नहीं दे सकते हैं कि भाई ये चीज ऐसी ही रहेगी, वो कभी भी कैसे भी बदल सकती है। अभी थोड़ा पेशेंट था वो नॉर्मल था, उसके अंदर जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट था वो बैलेंस था, अगले ही पल पता चल रहा है कि उसका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। तो एक डायनेमिक प्रोसेस है, इसमें हम कुछ भी चीज पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी हमारी बॉडी का वेट होता है, जो हमारा नॉर्मल वेट बॉडी वेट होता है एक एडल्ट में, एक हेल्थी एडल्ट में, नॉर्मल एडल्ट में, उसका 60% वेट किसकी वजह से होता है, फ्लूइड की वजह से होता है। ठीक है, और जो ये फ्लूइड होता है, जो ये किस में ज्यादा होता है, जो थिन पीपल होते हैं, यानी कि जो पतले लोग होते हैं ना, थिन पीपल हैव लार्जर अमाउंट ऑफ फ्लूइड देन ओबीज। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे ओबीज है, ओबीज के अंदर क्या है, फैट सेल्स हैं, फैट डिपोजिशन है, और जो ये फैट होता है ना, इसका नेचुरल है कि ये जो इसका जो वाटर कंटेंट कैपेसिटी वो बहुत लो होती है, यानी कि लो अमाउंट में वाटर कंटेंट करता है ये। ठीक है, तो ओबीज पेशेंट्स हैं, उस ओबीज लोग हैं, उनके अंदर ज्यादा फैट होगा, ज्यादा फैट होगा तो फैटी कैपेसिटी वो बहुत कम अमाउंट में वाटर को कंटेंट करता है, तो उसका जो वाटर कंटेंट लेवल है वो बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू थिन पीपल। ठीक है, और दूसरा ये जो आपकी स्केलेटन होती है ना, स्केलेटन यानी कि बोन्स, वो भी आपका लो अमाउंट ऑफ वाटर कैरी करती है। ठीक है, जो यंगर पीपल होते हैं, यानी कि जो जवान लोग हैं, हैव हायर अमाउंट ऑफ फ्लूइड देन ओल्ड एज पीपल्स। ठीक है, ऐसे ही मेंस के अंदर ज्यादा पाया जाता है, वुमेन्स के अंदर कम, लो अमाउंट ऑफ फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, अब जितने भी आपकी मसल्स हैं, अब जो मेजर अमाउंट ऑफ वाटर है वो कहाँ पाया जाता है, मसल्स के अंदर पाया जाएगा, स्किन के अंदर पाया जाएगा, और वेसल्स यानी कि वस्कुलर। अब वस्कुलर आपकी ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, इनके अंदर आपका जो फ्लूइड का कंटेंट वो बहुत लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, ये था कि भाई जो फ्लूइड है उसकी कंटेंसिटी कैसी होती है, वो किस में ज्यादा पाया जाता है। अब हम जैसे हम यंग पीपल्स है तो हमारे अंदर फ्लूइड जो है उसकी मात्रा ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ओल्ड पीपल्स। ठीक है, अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों मेंस में ज्यादा है, वोमेन्स में कम है, यंग पीपल्स में ज्यादा है, ओबीज में कम है, ओल्डर्स में कम है, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी बस सिर्फ ये बेसिक है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लूइड के कंपार्टमेंट्स की, कि जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो कैसे और कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, तो ये दो जगह पाया जाता है मेनली। एक होता है आईसीएस, ठीक है, जिसे आप कहते हो इंट्रा सेलुलर स्पेस, और एक होता है ईसीएस,
जिसे जानते हैं हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ठीक है, अब जो इंट्रा सेलुलर स्पेस है ये कहां पे होगा, इनसाइड द सेल। जो सेल के अंदर जो स्पेस होगा वो कहलाता है आपका इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है ये कहां होगा, आउटसाइड द सेल, यानी कि जो सेल से बाहर स्पेस होगा उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। अब इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, यानी कि जो आईसीएस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होगा, उस फ्लूइड का क्या नाम होगा, आईसीएफ, यानी कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, सेम जो फ्लूइड ईसीएस में पाया जाएगा वो फ्लूइड कहलाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, रेड मार्कर की खत्म होगी, इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें जो मेन अब जो और चीजें इसमें ध्यान रखने वाली हैं वो क्या है कि जो ये आपका आईसीएफ फ्लूइड है ये 2/3 अमाउंट कैरी करता है। ठीक, कितना होता है ये, 2/3 होता है अमाउंट ऑफ फ्लूइड। कहाँ पे होता है आपका, आईसीएफ में होता है। और जो ईसीएफ में यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसकी अमाउंट कितनी होती है, 1/3 अमाउंट। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद जो मेन इसके बाद जो चीजें आती हैं वो आगे जाके जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यानी कि एक्स्ट्रा जो सेलुलर स्पेस है वो आगे जाके 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आईसीएस एक ही है, इंट्रासेलुलर स्पेस जो सेल्स के अंदर होता है, उसके सेल्स के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वही आपका क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। जो ईसीएस है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, इसी के अंदर आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पाया जाता है। और ईसीएस आगे जाके 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, वो उनको हम देख लेते हैं। ये बेसिक क्लासिफिकेशन है जिसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, क्या कौन सा फ्लूइड इंट्रासेलुलर है, कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलर है, इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या है। ठीक है, चलो ये तो फिर भी एक तरह का कॉमन चीजें समझ लेते हैं, इंट्रा का मतलब अंदर और एक्स्ट्रा का मतलब बाहर। देखिए, अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के टाइप्स आते हैं उनको देखिए कि जो क्लासिफिकेशन है इसके, जो आपका ईसीएस है वो आगे जाके 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला है आपका इंट्रावस्कुलर। ठीक है, इंट्रावस्कुलर। तो इंट्रावस्कुलर के अंदर क्या होगा, अब देखो वस्कुलर का मतलब वेसल्स। ठीक है, तो ये कहां पे होगा, इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब मैं दूसरे की बात करूं तो यहां पे आता है आपका इंटरस्टिशियल, ये आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, इंटरस्टिशियल। अब इंटरस्टिशियल स्पेस कौन सा है, कहां पे बताओ, ये बिटवीन द सेल्स प्रेजेंट होगा। कहां पे होगा, बिटवीन द सेल्स। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये सेल हो गई, इस सेल के जो अंदर वाला है वो आईसीएस है, इस सेल के बाहर वाला एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है। अगर ये जब है, जब आपकी सिंगल सेल है, अगर मेरे पास 2 या 3 सेल्स हैं, ठीक, कितनी सेल्स है, 2 या 3, तो अब देखो एक सेल ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, अब इसके बीच में ये स्पेस दिख रहा है आपको, ये वाला, ये खाली वाला स्पेस, इसे बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, अब इस स्पेस में जो फ्लूइड होगा वही कहलाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। समझ में आया। अब तीसरा है आपका ट्रांसवस्कुलर। अब ये कहां प्रेजेंट होता है, अब जो ट्रांसवस्कुलर, अब ये तो कहां पे है, बिटवीन सेल्स में, ये वहां पे प्रेजेंट हो जो कैविटीज होती है ना, जैसे आप साइनोवियल कैविटी होगी आपकी, जहां पे साइनोवियल फ्लूइड होता है, जहां पे आपका सीएसएफ होता है, जहां पे प्लूरल फ्लूइड होता है। ठीक है, वहां पे वो कौन सा स्पेस है, वो ट्रांसवस्कुलर स्पेस है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि जो इंट्रावस्कुलर स्पेस होता है ना, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो 6 लीटर का होता है। कितने लीटर का, 6 लीटर का। अब इसमें से जो 3 लीटर होता है वो आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है, और बाकी बच्चे 3 लीटर में क्या होता है, आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपकी प्लेटलेट्स। ठीक है,
अब जो आपका इंटरस्टिशियल स्पेस है, यानी कि ये वाला जो स्पेस है, इसके अंदर कितना फ्लूइड होता है? इसके अंदर होता है 11 से 12 लीटर फ्लूइड। 11 से 12 लीटर फ्लूइड होता है, और इसी के अंदर आपका क्या आता है? लिम्फ आता है। मैंने आपको पहले ही बताया था लिम्फ का, जो हमने पढ़ाया था, तो लिम्फ कैसा फ्लूइड है? एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है। सबसे कम अमाउंट ऑफ फ्लूइड होता है आपका ट्रांसवेस्कुलर में, जो अप्रोक्स होता है 1 लीटर के आसपास। कितना लीटर? 1 लीटर। और इसके अंदर आपका क्या आता है? साइनोवियल फ्लूइड आ जाता है, CSF, प्लूरल फ्लूइड, ये सब। और आपका स्वेट यानी कि पसीना जो है वो भी इसी अंदर आता है, ठीक है। समझ में आया? ये ECS की क्लासिफिकेशन है। आगे फर्दर तो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, इंट्रावेस्कुलर यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर, इंटरस्टिशियल स्पेस यानी कि 2 सेल्स के बीच का स्पेस, ट्रांसवेस्कुलर स्पेस जहाँ पे जो कैविटीज होती हैं, जो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन को कवर अप करती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। जैसे CSF आपको आपका किसको प्रोटेक्शन देता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। वैसे ही ये है। अब इसके बाद एक चीज और आती है जो ध्यान में रखने वाली बात है कि देखो, ये जितने भी आपने स्पेसेस पढ़े हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, ये मेनली क्या है? ये आपका जो फ्लूइड है ना, उसको होम्योस्टेसिस कर रहे हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं, कि जितना सेल के अंदर है उतना सेल के बाहर रहे, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी किस में काम करती है? होम्योस्टेसिस में, यानी कि बॉडी में जब सारी चीजें नॉर्मल रहेंगी तभी बॉडी काम कर पाए। अगर थोड़ा बहुत ही उतार चढ़ाव आता है तो बॉडी कुछ ना कुछ करके उन चीजों को क्या कर लेती है? बैलेंस कर लेती है, ठीक है। तो मेन जो हमारा फ्लूइड्स होते हैं वो बैलेंसिंग के ऊपर चलते हैं। अब कई बार कंडीशन ऐसी आ जाती है कि आपको कोई डिजीज कंडीशन भी नहीं है, ठीक है, आपका इनटेक भी प्रॉपर है, लेकिन आउटपुट ऐसा हो रहा है कि जैसे आपको कोई डिजीज कंडीशन हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि आप क्या कर रहे हो? एडिक्वेट पानी, मतलब पानी पर्याप्त मात्रा में पी रहे हो आप, एडिक्वेट इनटेक ऑफ वाटर। अब आपको किडनी की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको कैसी भी कोई बीमारी नहीं है, और आपका जो इनटेक है, यानी कि पानी पीने का जो तरीका है, जो वो पर्याप्त है, यानी कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हो जितना बॉडी को चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी क्या हो रहा है? इसके बावजूद भी आपका जो यूरिन है वो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई? देखो, कोई दिक्कत भी नहीं है बॉडी में, है ना, फिर भी ये चीजें हो रही हैं। तो ये क्यों होता है? हमारी बॉडी में एक चीज होती है थर्ड स्पेसिंग। थर्ड स्पेसिंग, इसमें क्या होता है, या फिर मैं कहूं थर्ड स्पेसिंग और शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड इनटू द थर्ड स्पेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपका ECF है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, वो क्या करेगा? आपके इंट्रावस्कुलर में से, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर से बाहर निकल जाएगा, बाहर शिफ्ट आउट हो जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में भेज दो, ठीक है। अब ये देखो, मैं इसका ना एक फ्लो चार्ट बना देता हूं जिससे आपको अच्छा समझ में आ जाए। जो अगर मैं थर्ड स्पेसिंग की, चलो यहाँ पे एक डेफिनेशन की बात करें, अगर मैं थर्ड स्पेसिंग की डेफिनेशन बताऊं तो उसमें क्या होगा? लॉस ऑफ ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अब वो कहां से होगा? इंट्रावस्कुलर से हो गया है, ठीक है। लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड विच, जो कि विच डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द इक्विलिब्रियम बिटवीन, किसके बीच में? ICF और ECF, यानी कि फ्लूइड का लॉस हो गया है, और वो फ्लूइड क्या करेगा? वो लॉस तो हुआ है, लेकिन ऐसी जगह चला गया है कि जिस जगह जाने के बाद वो ना ICF और ECF के बीच में जो इक्विलिब्रियम होगा उसमें वो अपना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ऐसे स्पेस को हम क्या बोलते हैं? थर्ड स्पेसिंग बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे जो मैं आपको एक एग्जांपल दिया है कि भाई आप पानी पूरा पी रहे हो लेकिन फिर भी यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है? कि आपको कोई दिक्कत भी नहीं है फिर भी ऐसा हो रहा है, तो क्यों है उसका एक बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं। देखो, आप पानी पूरा पी रहे हो, डिक्रीज यूरिन आउटपुट हो गया, यानी कि आपका जो फ्लूइड वो थर्ड स्पेसिंग में चला गया। तो मैं यहाँ पे मैं देखता हूं कि जो शिफ्ट आउट करवा देते हैं, ठीक है, शिफ्ट आउट ऑफ
फ्लूइड फ्रॉम इंट्रावस्कुलर, यानी कि वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर आपका क्या हो गया है, आपका फ्लूइड बाहर चला गया है, वस्कुलर। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स हैं वो किसको ब्लड प्रोवाइड करती हैं, किडनी को। ये ब्लड गया किसके पास, किडनी के पास गया। ठीक है, अब लो अमाउंट यानी कि जो फ्लूइड है, एक जो यहाँ पे एक रेंज थी उसमें से आधा फ्लूइड शिफ्ट आउट हो गया, आधा फ्लूइड बचा है, आधा फ्लूइड किसके पास जाएगा, किडनी के पास जाएगा। तो किडनी क्या समझेगी, किडनी परज्यूम इट एज हाइपोवोलेमिया। किडनी को क्या लगेगा कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, हाइपोवोलेमिया हो रहा है, यानी कि जो वॉल्यूम है ब्लड फ्लूइड है उसका लेवल कम हो रहा है। अब किडनी का काम क्या है, यूरिन आउटपुट, यूरिन बनाना, और यूरिन किससे बनता है, वाटर से बनता है, फ्लूइड से बनता है। तो किडनी को यहाँ पे क्या लगा कि शरीर के अंदर पानी की कमी हो रही है, और जब किडनी को पता चलेगा कि पानी के अंदर कमी हो रही है तो यूरिन के थ्रू पानी को नहीं निकालेगी, तो यहाँ पे क्या कर देगी, रिटेंशन करना स्टार्ट कर देगी, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड। क्यों, क्योंकि उसको लगा कि भाई बॉडी के अंदर हाइपोवोलेमिया हो रहा है, फ्लूइड की कमी हो रही है। तो उसने क्या किया, फ्लूइड का रिटेंशन करने यानी कि फ्लूइड का बचाव करना शुरू किया, और जब फ्लूइड का बचाव करेगी तो यूरिन किससे बनता है, फ्लूइड से बनता है। तो क्या होगा आपका, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। अब ये सब क्यों हुआ, देखो ना तो आपको किडनी की डिजीज थी ना कोई अदर फैक्टर था, ये सब सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि जो फ्लूइड था वो कहाँ चला गया है, थर्ड स्पेस में चला गया है, यहाँ से बाहर शिफ्ट आउट हो गया है। अब यहां से कहा जा सकता है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो सबसे कॉमन स्पेस है इसका, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, समझ में आया इतना। अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करूं कि जो थर्ड स्पेसिंग होगी तो उसमें आपको सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो क्या क्या सिम्टम्स मिल सकते हैं थर्ड स्पेसिंग में आपको। इंक्रीज हार्ट रेट मिलेगा, क्योंकि हाइपोवोलेमिया हो रहा है, फ्लूइड का लेवल कम हो रहा है, तो जो हार्ट के पास ब्लड जाएगा वो भी कम जाएगा, और जो जितने ब्लड ऑर्गन्स हैं, जितने ऑर्गन्स जिनके पास ब्लड जा रहा है उनकी जो ब्लड की अमाउंट है वो कम चली जाएगी। तो हार्ट क्या करेगा, जल्दी जल्दी काम करेगा उनकी डिमांड को पूरी करने के लिए। ठीक है, हार्ट रेट बढ़ा, हाइपोवोलेमिया हुआ है तो क्या होगा, बीपी डाउन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा। अब जो फ्लूइड था वो कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो क्या हो जाएगा, अडीमा हो जाएगा। अडीमा हुआ। अब फ्लूइड है तो बॉडी के अंदर, आप पी भी रहे हो, लेकिन आप बाहर से पानी पी रहे हो लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप लगातार पानी पीते जा रहे हो लेकिन फ्लूइड कहाँ जा रहा है, थर्ड स्पेसिंग में, तो क्या होगा, इंक्रीज वेट। ठीक है, ये मेन सिम्टम्स हैं। अगर मैं बात करूं इसके कॉजेज की कि ऐसा होता क्यों है, तो मेनली जो इसके 3 फैक्टर्स हैं वो देख लेते हैं एक बार। ये होगा हाइपोकैल्शियम की वजह से, जिस पेशेंट के अंदर कैल्शियम का लेवल लो होगा उसे बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया, कैल्सीमिया। ठीक है, नेक्स्ट लो आयरन इनटेक, एल्कोहलिज्म, शराब पीनी छोड़ दो जो पीता है। ठीक है, सीवियर लिवर डिजीज। ठीक है, इन सब की वजह से ये होगा, सिम्टम्स ये होगा। अगर मैं बात करूं ट्रीटमेंट की, इसके जो थर्ड स्पेस उसको हम कैसे प्रिवेंट करें, तो जितने भी कॉजेज हैं इन कॉजेज को ट्रीट कर दो। हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है, ट्रीट कर दो, हाइपोकैल्शियम दे दो उसको, हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट करो। लो आयरन इनटेक है तो खाने में आयरन की मात्रा बढ़ा दो। एल्कोहलिज्म है, शराब पीना बंद कर दो। सीवियर लिवर डिजीज, लिवर को ठीक करने की ड्रग स्टार्ट कर दो। ठीक है, जैसे आपने कॉजेज को ठीक किया सिम्टम्स बंद हो जाएंगे, थर्ड स्पेसिंग ठीक हो जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। आज के लिए इतना ही। इससे अब इन हाइपोकैल्सीमिया से, लो आयरन इनटेक से, अल्कोहलिज्म से कैसे थर्ड स्पेसिंग होती है, कैसे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को इम्बैलेंस करवाते हैं, हम आगे देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछो। ठीक है, थैंक यू।